गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारे अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे बहुत ही आसानी से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में इसका लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, मेरे बारे में। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। ठीक है, और 100 से भी ज्यादा एडुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको तैयारियों में मदद करेंगे। और ये सब अपकमिंग कोर्सेज है जो अनअकैडमी पे शुरू होते हैं, हर महीने शुरू होंगे आने वाले कोर्सेज है सब। और दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो है कंप्लीट रेगुलर कोर्स है जीएस के लिए, और इस पे आपको प्री मेंस एसे टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल है। इसका जो 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो चार्ज है, क्योंकि यूपीएससी के लिए फाउंडेशन 1 साल का तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 12 महीने का जो चार्ज है वो है 49,500 रुपए। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, फीस होगी आपकी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल के लिए ले लेते हैं फाउंडेशन कोर्स, यानी कि जो उनको 2023 में एग्जाम देना है, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, और फीस है 64,800। 36 महीने के लिए यानी 3 साल के लिए आप लेते हैं 90,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 81,000। तो ये सारा प्लान है, जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में सारी चीजें प्लस कोर्स वाली मिलेंगे ही, क्योंकि कंप्लीट कोर्स होता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी कराएंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी, और पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। इसका जो 12 महीने का यानी 1 साल का प्लान है वो है 69,500, लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट, फीस होगी 62,550। वही 24 महीने के लिए करेंगे 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। 36 महीने के लिए 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है, जो जो लोग ऑप्शनल करना चाहते हैं ऑप्शनल का ले सकते हैं। 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए। 6 महीने के लेंगे 22,500, इस पे भी कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, और फीस होगी 20,250। वहीं 12 महीने का है 27,500, कोड के इस्तेमाल के बाद 24,750। और 2 साल के लिए है 24 महीने के लिए 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। और 3 साल के लिए जो लोग लेंगे 50,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए। तो ये सारी चीजें हैं, जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट सीरीज शुरू की है। लाइव टेस्ट सीरीज जो लोग प्रीलिम्स 2021 दे रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। लाइव टेस्ट सीरीज है और आप सबके लिए ये फ्री में है, और करना कुछ नहीं। ये क्या है कि इसमें जो रैंकिंग भी जो आप लोगों की होगी, तो जिस तरह यूपीएससी की रैंकिंग होती है ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग, उसी तरीके से की जाएगी। करना कुछ नहीं, बस अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का, इस सेक्शन पे जाएंगे और इस सेक्शन पे देखेंगे अनअकैडमी कॉम्बैट, और यहीं पे इनरोल करेंगे। और इनरोल करते समय एक कोड मांगेगा, तो कोड आप देंगे स्वदीप, SWADEEP। ये कोड डालेंगे, ये कोड डालते ही आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप फ्री में टेस्ट दे सकेंगे। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 13 टेस्ट होंगे। और अल्टरनेटिव संडे को ये टेस्ट होंगे, यानी अभी जो होगा वो 3 जनवरी को होगा सुबह 11 बजे, तो उसके फिर 14 दिन के बाद होगा। ठीक है, संडे संडे। आप लोग पता है कि 6 महीने बचे यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। 11 जून को है एग्जाम, और इसके लिए अनअकैडमी 28 तारीख को एक बैच शुरू हुआ है यहाँ पे, प्रीलिम्स स्पेशल। जो लोग 2021 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल बैच है, इसको ज्वाइन करिए। और ज्वाइन इसमें करेंगे तो इस पे आपको प्रीलिम्स का टोटल सिलेबस कवर होगा, टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज होगा विथ एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। अगर कोई समस्या है आप लोगों को तो अलग से उसका सेशन चलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह भी इसमें आगे कराए जाएंगे। तो ये सारा प्लान है, जिन लोगों को 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही जरूरी है, जरूर ज्वाइन करें। और 6 महीने का बैच इंग्लिश हिंदी दोनों में है, 1 साल फाउंडेशन बैच भी और 2 साल फाउंडेशन बैच भी, सब कुछ शुरू हो रहा है। ध्यान रखेंगे, एडमिशन के समय बस कोड डालेंगे स्वदीप, SWADEEP, तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा।
और जो आइकॉनिक है उसका भी मैंने भी आप लोगों को आइकॉनिक के बारे में बताया था, इसका भी अभी प्राइस अब हाइक होने वाला है, तो आप लोग इसको अपग्रेड करिए, जल्दी से जल्दी इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिनको आइकॉनिक लेना है, क्योंकि इसमें पर्सनल कोच भी मिलेंगे आपकी तैयारी के लिए। वो आपके मेंस टेस्ट सीरीज को पर डे इवेलुएट करेंगे, पूरे स्टडी प्लान पे ध्यान देंगे, सब कुछ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह और डेली कंटेंट वो आप पे पर्सनली ध्यान देंगे और आपकी तैयारी होगी। तो आप लोग इसको भी जल्द से जल्द जिनको आइकॉनिक लेना है पर्सनल कोच के साथ जरूर ले लें। और ये 31 दिसंबर 2020 तक अनअकैडमी का ऑफर है, जरूर आप इसको ध्यान में दें। जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल मिला करके फीस होता है 1 साल का 77,000, लेकिन अनअकैडमी इसको 70,153 में ही कर रही है 31 दिसंबर तक। जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल में मिला करके फीस है 97,000 1 साल का, लेकिन अनअकैडमी ऑलरेडी डिस्काउंट करके 88,705 में दे रही है 31 दिसंबर तक, और इस पे और भी 10% एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो 70,153 में 10% अलग से डिस्काउंट, 88,705 में 10% अलग से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जरूर आप सभी लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले लें, अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहें। रोजाना 1 PM पे हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी प्री कम मेंस, ठीक है। और हमने इसमें संविधान के संशोधन के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें संविधान का संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन से लेके 40वें संविधान संशोधन तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 41वें संविधान संशोधन से लेके अभी तक जो संविधान संशोधन हुए 103वें संविधान संशोधन तक क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो बहुत ही आसान शब्दों में ध्यान से देखते हुए चलिए। संविधान संशोधन एक नजर में 40 तक हमने पढ़ लिया था, और इस साइड संविधान संशोधन और इस साइड उससे संबंधित क्या प्रावधान किए गए, ये सारा कुछ लिखा है। अब जैसे 41वां संविधान संशोधन अधिनियम आया फिर 1976 में, 40 तक हम लोगों ने देख ले लिया था। उसके बाद देखिए इसमें आया, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आय सीमा वर्ष की गई, ठीक है ना। जो भी सदस्यों की आयु है सीमा वर्ष, जो राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनके आयु की सीमा की वर्ष का तय किया गया 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 42वां, इसके द्वारा बहुत सारे संशोधन हुए थे हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये ध्यान में रखेंगे कि इस संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी, तो क्या क्या है ध्यान से, कि हमारे 3 शब्द जोड़े गए हमारे संविधान में, जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं सबसे महत्वपूर्ण संशोधन इसे लघु संविधान के रूप में अखंडता जाना जाता है, और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश ने प्रभावी बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके द्वारा जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को भी, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज था हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह लेने के लिए बाध्यता, मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। ये ध्यान में रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। क्या कह रहा है, और इसके द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था, ठीक है, ये सब जोड़ा गया। ये जोड़ा है, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। भाग 13 जोड़ा गया था इसी के द्वारा, और 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों और राज्यसभा सीटों को भी निश्चित किया गया था, और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर भी किया गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा, कि जो भी संवैधानिक संशोधन होंगे उनकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। और इसके द्वारा न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा, और लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ग की बढ़ोतरी भी इसी के द्वारा, और डीपीएसपी के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये सब चीजें इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसी के द्वारा चीजें इसमें जोड़ी गई। और संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई, कि किसको, संसद को, राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों से, और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी।
और 3 नए विधेयक 3 नए निदेशक तत्व भी जोड़े गए, अर्थात समान न्याय, निशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा इत्यादि, ये सब इसी संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए। आगे देखिए, और इसके द्वारा भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की जा सकती है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही। और राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन का टाइम पीरियड 6 माह से 1 साल तक हो सकता है इसी संविधान संशोधन के द्वारा। और केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति भी यही संविधान संशोधन देता है। 42वां संविधान संशोधन की जो केंद्र है वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए के लिए सैन्य बल भेज सकता है, सेना। और 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है इसी संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य सूची से समवर्ती सूची में कौन कौन, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये सब चीजें राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजी गई हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। और संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। और क्या कह रहा है, और संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान करना कि समय समय पर अपने सदस्यों एवं समितियों के अधिकार एवं विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद कर सकती है इसी संशोधन के द्वारा। और अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था भी इसी से। और सिविल सेवक को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकारों को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोटा किया गया है इसी संविधान से, अगर किसी सिविल सेवक में जांच बैठ रही है तो। ये सारी चीजें इसी संविधान संशोधन के हुआ। इसके बाद फिर 43वां संविधान संशोधन हुआ 1977 में जनता सरकार द्वारा। फिर 1976 में 42वें संशोधन के मामलों को रद्द करने के संदर्भ में कुछ संशोधन हुआ। क्या, न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन कर दिया गया जो 42वें में बंद किया गया था इसमें। और राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संदर्भ में विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति हटा दी गई। मतलब 43वां संविधान संशोधन जनता सरकार ने इसलिए किया कि जो 42वें संशोधन के तहत कुछ प्रावधान थे उनको हटाने के लिए। तो क्या क्या हटाने पे किया गया ये भी देख लीजिए। उसके बाद फिर है 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी किया गया 42वें संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में जनता द्वारा प्रभावी। लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववर्ती रखा गया 5 वर्ष, जो 42वें संविधान संशोधन में 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था वो 5 वर्ष कर दिया गया। और संसद और राज्य विधानमंडल में कोरम के उपबंध को फिर से चालू कर दिया गया। और संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को भी हटा दिया गया था। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके द्वारा और क्या क्या चीजें हुई कि संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। और कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के लिए यह बाध्यकारी होगी। ये सब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और कि पहले क्या था 42वें में कि राष्ट्रपति कैबिनेट के प्रस्ताव को लेगा ही लेगा, लेकिन 44वें के द्वारा क्या हुआ कि कैबिनेट जो सलाह देगी, राष्ट्रपति जो सलाह मांगेंगे तो उस पर पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति दोबारा कैबिनेट के पास भेज सकता है। ये जोड़ा गया 44वें से, ये इंपॉर्टेंट है। और अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया जो 42वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई थी 44वें संविधान संशोधन के तहत। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है 44वें के द्वारा। राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। ये सब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं। और राष्ट्रपति आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं इसी के द्वारा। और मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इससे केवल विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। ये जरूर ध्यान में रखेंगे।
और उस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई थी। वो सबको भी हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। उसके बाद फिर 45वां संविधान संशोधन आया 1980 में, और इसके द्वारा क्या किया गया कि एससी और एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानमंडल में आंग्ल भारतीयों के विशेष प्रतिनिधित्व को और अगले 10 वर्षों के लिए यानी 1990 तक बढ़ाया गया। ये हर 10 वर्ष के लिए बढ़ जाते थे, तो ये बढ़ाया गया। और फिर 46वां संविधान संशोधन 1982, इसके द्वारा राज्यों को विधियों में कमियों को समाप्त करने और बिक्री कर बकायों को वसूलने में समर्थ बनाया गया, और कुछ वस्तुओं पर एक समान कर दर की व्यवस्था। और 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 की 9वीं अनुसूची के कुछ राज्यों के 14 भू सुधार अधिनियमों को जोड़ा गया इसी अधिनियम के तहत। फिर 47वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में कुछ राज्यों के 14 भू सुधार अधिनियमों को इसमें जोड़ा गया 47वें से। उसके बाद देखिए और क्या कह रहा है 48वां के द्वारा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन को ऐसे विस्तार हेतु 2 विशेष शर्तों को पूरा किए बिना 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया गया था। ये सारी चीजें। 49वां में कि त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मंजूरी। 50वें से आसूचना संगठनों, सशस्त्र बलों या आसूचना हेतु स्थापित दूर संचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति। एक्चुअली ये सब याद नहीं करना है, ध्यान रखना है मेनली 42वां, और 42वें का जो फिर चेंजेस थोड़े से 43 और 44 में हुए वो, बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन तो ये सब हुए, इसमें ये बातें हुई, ये मैं आप लोगों के समझ के लिए एक दे दे रहा हूँ। 51वें में हुआ मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, और इसी तरह मेघालय और नागालैंड की विधानसभा में भी 51वें के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई। 52वां, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्थक ठहराने की व्यवस्था है, और इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को भी इसमें जोड़ा गया है। तो ये सारे पॉइंट हैं, जरूर देखेंगे। 53वां में हुआ मिजोरम के लिए विशेष उपबंध और इसी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था। 54वें से उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी और मालिकों को साधारण विधि बनाकर इसमें परिवर्तन का अधिकार भी। तो ये सब अपने कॉन्सेप्ट के लिए। 55 में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था बनाते हुए इसके विधानसभा सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, और 56वें से गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। 97 से फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का जो एसटी है, ट्राइबल्स है, उनका आरक्षण। 98 से हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी विधिक मान्यता प्रदान की गई 98वें संविधान संशोधन से। 59वें द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन का 3 वर्ष के लिए विस्तार किया गया, और आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1988। ये सब ध्यान में रखेंगे ऐसे ही। 60वां है कि व्यवसाय, वृत्ति और रोजगारों पर करों की सीमा को 250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति वर्ष किया गया, जो टैक्स होते थे। 61वां, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। 62वें के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण एवं लोकसभा में विधानसभा में 10 वर्ष यानी 2000 तक, सन 2000 तक वृद्धि कर दी गई थी। हमेशा 10-10 साल के लिए सब बढ़ा है। 64वें के द्वारा 59वां संशोधन 1988 के तहत पंजाब के संबंध में किए गए परिवर्तन निरस्त कर दिए गए, यानी दूसरे शब्दों में पंजाब में आपातकाल की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के समान ही कर दी गई। नहीं तो पहले में पंजाब में इमरजेंसी हमेशा लागू रहती थी। और 65वां संशोधन अधिनियम पंजाब में राष्ट्रपति शासन का विस्तार 3.5 साल के लिए कर दिया गया था। फिर राष्ट्रपति शासन। 66वां में 9वीं सूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। 67 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन का 4 वर्षों के लिए विस्तार। फिर 68वें में पंजाब में राष्ट्रपति शासन का 5 वर्ष के लिए विस्तार। तो ये सब याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट के लिए एक नजर में बस। 69 में हुआ केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली बनाया गया। ठीक है, दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991, और इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। ये इंपॉर्टेंट है।
जिसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखेंगे। 70वें के द्वारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी को भी शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोकरी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 71वां वाला, ये ध्यान में रखेंगे। 72वें में कि त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की फिर व्यवस्थाएं की गई। 73वें में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई और इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। 74वां शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई और इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने नया भाग 9 क जोड़ा जिसे नगर पालिका नाम दिया गया और नई 12वीं 3 में नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मद। ये सब याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट के लिए बस। पचहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा किराया न्यायालय की स्थापना, जो विवादों को सुलझाए। यह न्यायालय किराया में मकान मालिक एवं किराएदारों के हित के संबंध में नियम बनाए गए थे इसके द्वारा। फिर 76वें में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के संरक्षण के लिए जोड़ा गया और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। याद नहीं करना है, बस ध्यान से देखते हुए चलना है। और फिर 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रोन्नति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई और इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर दिया। ये ध्यान में रखेंगे। इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकारी नौकरियों में SC ST के लिए भी पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था, प्रमोशन में भी। 78वां में एक 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 27 और भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया और इसके बाद अनुसूची में कुल अधिनियमों की संख्या बढ़कर 282 हो गई, परंतु अंतिम प्रविष्टि संख्या 284 है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को फिर 10 साल के लिए बढ़ा करके 2010 तक के लिए कर दिया गया 79वें संविधान संशोधन 1999 में। फिर 80वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ। इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच में राजस्व की वैकल्पिक अवमूल्यन योजना की भी व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद की गई और सिफारिश में कहा गया कि केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों के बीच ही बंटना चाहिए। 81वें में ये सारी बातें पढ़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए कि राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई कि किसी वर्ष में भरी न जा सकी आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों को अन्य अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान भरी गई रिक्तियों के पृथक श्रेणी माना जाए और ऐसी रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों में न मिलाया जाए जिस वर्ष में भरी जाए और उन्हें उस वर्ष की कुल रिक्तियों में 50% आरक्षण सीमा में सम्मिलित न माना जाए। दूसरे शब्दों में संशोधन ने बैकलॉग रिक्तियों के मामलों में 50% तक की आरक्षण सीमा को समाप्त भी कर दिया। ये सारी चीजें 82वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में यह व्यवस्था की केंद्र एवं राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण एवं प्रोन्नति के मसले पर अंकों एवं योग्यता में छूट का उपबंध इसके द्वारा ही शामिल हुआ। और 83वां संविधान संशोधन 2000 अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है और राज्य की समूची जनता जनजाति है, वहां कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। ये सब जोड़ा गया। ये फिर 84वां पढ़ लीजिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट के लिए सब ऐसे ही ध्यान में रखना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 85वां में देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण भी है के लिए परिणामिक वरिष्ठता को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था कर दी गई थी। और 86वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और यह अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि राज्यों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये इस अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन निदेशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई और राज्य के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी किए जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा। ये सारी चीजें इसके द्वारा ही थी।
और ये भी इंपॉर्टेंट है। 86वां थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मूल का कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे पढ़ा गया। यह हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को, चाहे उसके माता पिता हो या अभिभावक जो भी है, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार करके इसी से जोड़ा गया। 87वां में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना के आधार पर 1991 की जनगणना के आधार पर, जैसा कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001। ये ऐसे ही पॉइंट के लिए ध्यान में रखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, ये भी आप पढ़ लेंगे खुद से। अब जो 89वां था, इसमें क्या किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का विभाजन, अब इनके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित शासन जनजाति आयोग होंगे। और दोनों आयोगों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होंगे और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये इन दोनों के आयोग, फिर अनुसूचित जाति जनजाति का आयोग अलग अलग बनाए गए, सबका अध्यक्ष राष्ट्रपति करेगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये भी देख लेंगे 91 में क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया, और इस उद्देश्य से कि दोषियों को लोकपद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कल के सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सभी अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे। 91 में और एक सारे चीजें क्या क्या कह रहा है ध्यान से देख लेंगे। 91 ये सारा इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे कि 91 में क्या क्या हुआ। 91 थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, केंद्र और राज्य के मध्य में जो भी शक्ति और इन सब चीजों के बारे में हुई, ये सब सारा चीज इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलिएगा। फिर 92वां जो संविधान संशोधन हुआ, इससे जो संशोधित प्रावधान है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। 92 में से कौन कौन से? बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली। इसके साथ अनुसूचित भाषाओं की संख्या फिर 22 हो गई। ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और 93 से क्या हुआ कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान करता है। इन शैक्षिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के संस्थान भी शामिल है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। 94 के द्वारा क्या हुआ? इस संविधान संशोधन के द्वारा बिहार को एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करने की बाध्यता से मुक्त करते हुए इस उपबंध को अब झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के लिए लागू कर दिया गया है। क्योंकि बिहार से जब झारखंड अलग हो गया तो, और मध्य प्रदेश से, कि वो जब जनजाति एरिया वहां पे जनजाति मंत्री नियुक्त होगा। इन दो नवगठित राज्यों के साथ ही यह उपबंध मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी प्रभावी हो गया है, जहां से पहले में प्रयोग में था। ये सब आप अपने लिए ध्यान में रखेंगे। फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति और इंग्लो इंडियन के लिए 2020 तक बढ़ाने का प्रावधान 2009 में किया गया, ध्यान में रखेंगे आरक्षण का। और जो 96वां संविधान संशोधन 2011 था, इसके द्वारा उड़िया के स्थान पे उड़िया, अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया कर दिया गया। पहले उड़िया कहा जा रहा था, लेकिन अब उड़िया इस भाषा को किया गया, ठीक है। और 97वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। और संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बार बदलाव किए गए। क्या? सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया इसके द्वारा। और इसमें क्या क्या चेंजेज हुए? दूसरा, राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत आया। और सहकारी समितियों के नाम के स्थान पर एक नया भाग 9ख संविधान में जोड़ा गया। इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 98वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया। और विशेष प्रावधान का लक्ष्य एक ऐसे संस्थागत क्षेत्र की स्थापना से है जो कि विकास की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही मानव संसाधन को बढ़ाने और शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण से सेवा और आरक्षण के साथ रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं संस्थानों संगठनों के धन का न्याय संगत आवंटन कर सके। तो ये भी बस कॉन्सेप्ट के लिए याद नहीं रखना। फिर 99वां संविधान संशोधन के ध्यान में रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए निकाय
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन को असंवैधानिक एवं फिर रद्द घोषित कर दिया और परिणाम स्वरूप पूर्व में चल रही कॉलेजियम प्रणाली फिर से आ गई थी। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया क्या कि भारत द्वारा कतिपय भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण। ठीक है, तो क्या है ये ध्यान में पढ़ लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट इसी के तहत किया गया। 101वां क्या है कि इस संशोधन ने देश में वस्तु और सेवा कर शासन की शुरुआत प्रशस्त किया और वस्तु और सेवा कर केंद्र राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे अप्रत्यक्ष जगह लेगा, जिसके द्वारा करों के कैस्केडिंग प्रभाव को हटाने और वस्तुओं को सेवा मान एवं सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने का लक्ष्य, गुड एंड सर्विस टैक्स। और फिर 101 में ये सब सारी चीजें क्या कि प्रस्तावित केंद्रीय और राज्य सेवा कर, ठीक है, उन सभी वस्तुओं पर लगाया जाएगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति जारी, सिवाय उन सभी के लिए जो वस्तुओं को सेवा कर के दायरे से बाहर रखे गए हैं। ये सारी चीजें इसमें की गई हैं, तो ये सब आप इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे क्या क्या पढ़ लेंगे। पीडीएफ है तो पढ़ना ही है सारे पॉइंट 101 में क्या क्या शामिल है। एक 102 में फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1993 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 2018 में, और पिछड़े वर्ग के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई। राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र में संबंध सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। ये किया गया था 2018 में, अभी लेटेस्ट तक है। फिर 103वां संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 2018, और नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, राज्य को निजी शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह के वर्गों के लिए 10% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी गई है, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की अपेक्षा करता है 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इसी के तहत आया था 103वें के द्वारा। और राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति दी है। 10% तक का यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। ये सारा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आज का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, यह अकेडमी का प्रोफाइल लिंक, इन दोनों को आप लोग फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। और एक क्लास रोजाना 1 बजे होती है इंडियन पॉलिटी की। तो आज संविधान संशोधन भी समाप्त हुआ। कल फिर मैं अपने अगले टॉपिक के साथ आऊंगा 1 बजे ही इंडियन पॉलिटी में। तो कल फिर मुलाकात होगी 1 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।